हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मूल कर्तव्यों के बारे में। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं संविधान के संशोधन के बारे में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 पूरा करने जा रहे हैं। जो हमारे भारतीय राज्य का पार्ट 1 है, उसका जो लास्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। दोस्तों, इसके अंतर्गत शुरू करते हैं अमेंडमेंट के बारे में। सबसे पहला टॉपिक, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, भारतीय संविधान न तो लचीला है और न कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। दोस्तों, संविधान के 20वें अनुच्छेद 368 में, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हों। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दी गई थी। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। ये हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एक मतदान द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। इस तरह दोस्तों, संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्या है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के 2/3 बहुमत से, राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। आइए बात करते हैं संसद के साधारण बहुमत से। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में क्या क्या चीज़ शामिल है दोस्तों? इन व्यवस्थाओं में शामिल है धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाना, आर्थिक आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या क्या है, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता के प्राप्ति एवं समाप्ति, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, जो इसके अंतर्गत आते हैं। जब सदन में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक किसी विषय के पक्ष में मतदान होता है तो उसे साधारण बहुमत कहा जाता है। संविधान के कुछ अनुबंधों में अमेंडमेंट संसद के समान बहुमत और समान विधेयक के लिए विनिहित विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत जो विषय थे जो मैंने आपको अभी बताए, जिसपे साधारण बहुमत से उस बिल को पास किया जा सकता है या उन संशोधन को पास किया जा सकता है। दोस्तों, जो अगला तरीका है वो कैसा है, संसद के 2/3 बहुमत से। संविधान में संशोधन की दूसरी प्रक्रिया प्रथम प्रक्रिया की अपेक्षा कुछ कठिन है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन हेतु विधेयक संसद में पुनः स्थापित हो सकते हैं। यदि ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन इस प्रकार होते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के लिए तीसरे पठन चरण में केवल मतदान के लिए होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में
सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों से संबंध नहीं रखते हैं। जो अगला और लास्ट है दोस्तों, वो है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य की स्वीकृति द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के बंद को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आदि राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं और औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आएगा वो क्या क्या आएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अनुच्छेद, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति से विस्तार से संबंध से अनुच्छेद 162, संघीय न्यायपालिका से संबंध अनुच्छेद, राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधी अनुच्छेद, केंद्र द्वारा शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंध, संघ और राज्य के विधायी संबंधों से संबंधित अनुच्छेद भाग 11, संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय और संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368। दोस्तों, इसके अंदर होता क्या था, जैसा आपको बताया, संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए जो संगठनात्मक संगठन से संबंध है वह प्रक्रिया अमेरिका संविधान के संशोधन के जैसा ही है और उक्त दो प्रक्रिया से अधिक मुश्किल और जटिल है। इस प्रक्रिया के अनुसार यदि संविधान में संशोधन विधेयक संसद में सभी सदस्यों के बहुमत या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पुष्टिकरण का प्रस्ताव पारित होने पर भी वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाएगा। इसके अंदर जो विषय थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं? बहुत सारे संशोधन हुए हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो संशोधन है उसकी डिटेल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहला संशोधन किया गया था दोस्तों 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दूसरा संशोधन 1952 में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट संशोधन है दोस्तों वो क्या गया था, 7वां संशोधन जो 1956 में किया गया था। इस संशोधन द्वारा राज्य का और बहुत सौ और 2 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। अगला संशोधन जो आया था वो आया था 10वां संशोधन 1961 में, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 12वां संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट संशोधन है दोस्तों वो है 13वां संशोधन जो 1962 में आया था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट संशोधन है वो 14वां संशोधन है जो 1963 में आया। पांडिचेरी को संघ राष्ट्र क्षेत्र में रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। अगला जो संशोधन आया 21वां संशोधन 1967, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया इसके अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट संशोधन आया 22वां संशोधन 1968 में संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला इम्पोर्टेंट संशोधन है दोस्तों 24वां संशोधन। इसके अंतर्गत क्या हुआ, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दे दिया गया। अगला इम्पोर्टेंट संशोधन है दोस्तों 27वां संशोधन। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। अगला जो संविधान संशोधन हुआ था 31वां संशोधन 1974। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इसमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। उसके बाद जो अगला संशोधन किया गया दोस्तों 36वां संशोधन 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया।
उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट संशोधन है 37वां संशोधन, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई, जो सन 1975 में आया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 42वां संशोधन, जो सन 1976 में आया था। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले भी चर्चा की थी इसके बारे में, जब प्रियम्बल के बारे में पढ़ रहे थे। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, जिसकी चर्चा हमने पहले की वीडियो में भी की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई थी। नीति निर्देशक तत्व में कुछ नवीनतम जोड़े गए थे। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकलकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। ये व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। दोस्तों 42वां संशोधन 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं अगले अमेंडमेंट की, अगले संशोधन की, जो सन 1978 में आया था, 44वां संशोधन। दोस्तों संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए यह कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। इसका मीन्स क्या है, पहली बार अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को किसी भी बिंदु को लेकर परामर्श के लिए अपना पॉइंट देते हैं तो उस समय राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरी बार वो पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति को भेजेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही करना होगा। ये हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जब अगले हमारे लेक्चर आएंगे उसमें यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके बारे में भी आगे हम बातचीत करेंगे डिटेल में। अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल संशोधन के बारे में, तो हम संशोधन के अंतर्गत जो जो बात हुई थी उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगला संशोधन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 52वां संशोधन 1985 में आया था। इन संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 52 संशोधन। उसके बाद आया था 55वां संशोधन, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था। अगला जो आया था 56वां संशोधन 1987 में, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। 61वां संशोधन 1989 में आया था। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले क्या होता था, न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट संशोधन क्या है, 65वां संशोधन 1990 में आया था। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 69वां संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। उसके बाद अगला जो संशोधन आया 70वां संशोधन 1992 में दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट संशोधन जो है 71वां संशोधन है, सन 1992 में आया था। 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। 73वां संशोधन 1992, संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद जो अगला आया था दोस्तों 74वां संशोधन 1993 में आया था। संविधान में एक नया भाग 9 को और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट था वो था 91वां अमेंडमेंट, 91वां संशोधन जो सन 2003 में आया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है 42वां संशोधन 2003 में आया था। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। उसके बाद जो 93वां संशोधन है दोस्तों सन 2005 में आया था। इसमें SC, ST और OBC बच्चों के लिए
गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 97वां संशोधन सन 2011 में आया था। इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 ख जोड़ा गया था और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हम इंडियन पॉलिटी का जो भाग 1 है उसको एंड करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 के अंतर्गत हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक पढ़ा। आपको यहाँ पे 11 वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, जल्द ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड स्पेशल ऑन मंडे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, बड़ों का आदर करिए। नमस्कार, गुड बाय।